प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले दिन हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग छायावाद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि इसका नाम छायावाद है, अभी मैं बताऊंगा इसका नाम छायावाद क्यों पड़ा और इसकी पहले समय सीमा मैं बताता हूं। इसकी समय सीमा है 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक, और इसका जो है नामकरण भी बताएंगे, लेकिन छायावाद का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बता रहा हूँ। प्यारे छात्रों, इसके पहले द्विवेदी युग चल रहा था, जो आदर्शवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हर नैतिक और आदर्शवाद का ध्यान रखा जाता था, और ऐसे काव्य को स्थूल या इतिवृत्तात्मक काव्य कहा जाता था। ऐसा लिखते लिखते हमारे देश के कुछ ऐसे भी कवि थे जिनके मन में स्वच्छंद रूप से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए जो है भावनाएं उमड़ रही थीं। ऐसे स्थिति में द्विवेदी काल में वे लिखने में असमर्थ थे। अतः कुछ दिन के बाद, यानी लगभग 18 के बाद, उनका धैर्य टूट गया और वे स्वच्छंद रूप से कविता लिखने लगे। इसलिए छायावाद को स्वच्छंद भी कविता कहा जाता है। प्यारे छात्रों, एक बात और बता दें कि हमारे देश के साहित्य का ये प्रभाव पड़ा, बाहरी भी हमारे इस छायावाद पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के संबंध से हमारा संबंध बाहर यानी पाश्चात्य देशों से भी हो गया था। अब बाहर के लोग स्वच्छंद रूप से कविताएं लिख रहे थे, जिसका प्रभाव हमारे भारतीय साहित्य पर पड़ा, और हमारे देश के जो लोगों ने, हमारे देश के कवियों ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखने के लिए प्रेरित हो उठे। इन दोनों कारणों से छायावाद का जन्म हुआ। अब नामकरण के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसका नामकरण छायावाद क्यों पड़ा। तो प्यारे छात्रों, छायावाद नाम पढ़ने का मतलब कोई और नहीं, जबलपुर के से प्रकाशित एक श्री शारदा नामक पत्रिका थी, जिसमें मुकुटधर पांडे जी ने एक छायावाद के बारे में निबंध लिखा था, छापा था, और उसमें उन्होंने छायावाद का विस्तृत वर्णन किया था। उसमें छाया शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में विद्वानों का अलग अलग विचार है। जैसे छायावाद के प्रतिनिधि और आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी का विचार है कि इसमें अध्यात्म की छाया दिखाई देती है, तो रामचंद्र शुक्ल जी रहस्यवाद की छाया देखते हैं, अन्य विद्वान इसमें प्रकृति की छाया देखते हैं। इस तरह से अनेक छाया देखने या आभास करने से इसका नाम छायावाद पड़ गया। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, या बच्चों आप इसके बारे में अध्ययन करो कि छायावादी कवि कौन कौन हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस युग में, यानी 1918 से लेकर 1936 के बीच के काल को छायावाद काल कहा जाता है। यद्यपि इस काल में बहुत से भी कवि हुए। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, अब बहुत से कवि हुए। लेकिन इन कवियों को छायावादी कवि या इनकी कविताओं को छायावादी कविता नहीं कहा जाता। केवल छायावादी कवि मात्र 4 हैं। वह है जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। इन चारों को ही केवल छायावादी कवि कहा जाता है, और इनकी कविताएं छायावादी कहलाती हैं। तो छायावादी कवियों में प्रमुख जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। यही छायावाद के प्रवर्तक हैं, और अपनी छायावादी विशेषताओं के कारण इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना कामायनी है, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आंसू, झरना, लहर इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिन्होंने छायावाद के अंतर्गत भी रह कर के कविताएं लिखी, और अंत में वह प्रगतिवाद से बध भी गए। लेकिन छायावादी कविताएं इनकी अपने आप में बेजोड़ हैं, और स्वच्छंदतावाद का तो बेजोड़ नमूना है। यहाँ तक कि इन्होंने छंद में भी स्वच्छंदता का जो है प्रयोग किया, और मुक्त रूप से छंद मुक्त कविताएं लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, परिमल और अनामिका, आराधना, और इसके बाद अन्य भी कविताएं हैं, लेकिन प्रमुख कविताएं इनकी ये हैं। इसके बाद
तीसरा नंबर है सुमित्रानंद पंत जी का, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वे अल्मोड़ा जिले में पैदा हुए थे और प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण बचपन से ही देखने को मिला था और करते रहते थे, जिससे प्रकृति से बहुत चिर परिचित थे और प्रकृति चित्रण में सबसे सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं गुंजन, ग्रंथि, बीड़ा। इसके बाद प्रसिद्ध रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन। और इसके बाद ये भी प्रगतिवाद से अंत में बध गए और जो है प्रगतिवाद के अंतर्गत अनेक जो है साम्यवाद संबंधित कविताएं इन्होंने लिखा। अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी जी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी जाती है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर से बिछड़ने के बाद ये उन्हीं को सतत प्रयत्न करने पाने की कोशिश करती रहीं और अपने काव्य में इन्होंने जिस तरह मीरा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपनी विरह वेदना प्रस्तुत की, उसी तरह से महादेवी वर्मा जी ने भी परम प्रिय परमात्मा को पाने के लिए वह हमेशा अपनी वेदना को व्यक्त करती रहीं, इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, यामा, काकली। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब प्यारे छात्रों, आपको मैं बताऊंगा कि जो है इस काव्य की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता तो है व्यक्तिकता, अर्थात स्वच्छंद रूप से कविता लिखना। इन कवियों ने द्वितीय युग की विधात्मक कविताओं से ऊब कर अपने स्वच्छंद भावों को व्यक्त करने के लिए ये तैयार थे और उपयुक्त समय पाते ही इन्होंने अपने स्वच्छंद रूप से कविता लिखना शुरू कर दिए। ये चारों कवि स्वच्छंदवादी कविता जो है लिखे और स्वच्छंदवादी कवि भी कहा जाता है, यानी छायावादी कवि कहा जाता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। इन कवियों ने प्रकृति का बहुत सूक्ष्म चित्रण किया है, जिसमें सभी कवि तो बेजोड़ हैं, उनमें सबसे अनन्य या प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगला है जिज्ञासा एवं रहस्यवाद की भावना। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावादी हर कवियों में जिज्ञासा और रहस्यवाद की भावना पाई जाती है और वे एक तरह से अध्यात्म की या परम प्रिय परमात्मा की छाया देखते हैं और जितनी भी प्रकृति में घटनाएं होती हैं वह किसी न किसी अज्ञात सत्ता अर्थात ईश्वर का प्रतिरूप ही या ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में ही दिखाई देती हैं। इसके बाद अगला है दुख, वेदना और जो है करुणा का प्रकाशन। इन कवियों ने अपनी अपनी व्यथा को अवश्य कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से ऊर्जा होगा ज्ञान। इस तरह से लोगों ने अपनी व्यथा को कविता के माध्यम से प्रकट किया। इसके बाद है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। प्रायः छायावादी कवियों ने नारी को सहचरी, सखी, माता के रूप में प्रकृति के विकास के रूप में देखा है, जैसा कि इसके पहले नारी को कोई स्थान नहीं था, लेकिन छायावादी कवियों ने इसको यानी नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, उनको पवित्र गंगा के समान और उनको जो है जग कल्याणकारी के रूप में माना है। इसके बाद अगली है श्रृंगारिकता। इन कवियों ने श्रृंगार रस अर्थात अपनी प्रेम व्यथा को भी इन कवियों ने किसी न किसी रूप से व्यक्त किया है। प्रायः सभी कवियों ने इस श्रृंगारता का परिचय दिया है। इसके बाद है नव जागरण, स्वाधीनता की जो है भावना। इन कवियों ने जो है हमारे देश के लोगों को स्वाधीन होने के लिए जगाया है, उद्बोधन किया है। प्रायः देखा जाता है कि छायावादी कवियों की जो है उद्बोधन गीत प्रसिद्ध हैं और इन लोगों ने जो है जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जागो फिर एक बार, प्यारे तुम्हारे माद में आज आया है श्यार, जागो फिर एक बार। इस तरह से भारतीयों के जो है उत्साह भरते हुए वह फिर से स्वतंत्र होने के लिए, पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने के लिए ललकारते हैं। और अगले है कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग। इन कवियों ने जो भी काव्य लिखे हैं उसमें सबसे
महत्वपूर्ण स्थान है। तस् संस्कृत निष्ठ शब्दम संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग। इन लोगों ने जो है बिल्कुल शुद्ध और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। इस तरह से देखा जाए तो ये छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और ये जो है इसी से ये अपने समय के अन्य कवियों से भिन्न माने जाते हैं। प्यारे छात्रों, आज छायावाद काल के बारे में मैं पढ़ाया और कल इसके आगे का काल प्रगतिवाद है, जिसके बारे में कल बताऊंगा, चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।